हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल CSR ज्योग्राफी में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स आप सभी के बीच क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स जलवायु, इसको लेकर आए स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सबसे पहले NCERT कंप्लीट करवाएंगे स्टूडेंट्स, फिर एक न्यू वीडियो में आपका नोट्स होगा, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको घबराना नहीं है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल में बने रहिए। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि चैप्टर है स्टूडेंट्स जलवायु, क्लाइमेट इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें मेनली जलवायु के बारे में बातचीत होंगी। ठीक है, तो क्या होंगी बातचीत, तो इसको पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ, पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले 2 अध्याय थे स्टूडेंट्स, चैप्टर्स थे, उसमें स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़े हम लोग। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इस सारे प्रश्नों का जवाब स्टूडेंट्स इसी चैप्टर में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। जलवायु क्या है स्टूडेंट्स? एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि मतलब 30 साल से अधिक मौसम की जो अवस्था होती है तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। कोई डिफिनेशन बोले स्टूडेंट्स तो ये आपको लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता। तापमान समझ गए स्टूडेंट्स, टेम्परेचर। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब होता है स्टूडेंट्स जैसे कि कहीं ठंडी वायु है तो वहाँ वायुमंडलीय दाब अधिक होगा क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, उसका दबाव ज़्यादा होगा। ठीक, वायुमंडलीय दाब वहाँ का ज़्यादा होगा। जैसे कोई ठंडा वायु है, जैसे कहीं ठंडे के दिनों में, ठीक है, तो वहाँ का वायु का दबाव ज़्यादा होगा। और गर्म के दिनों में स्टूडेंट्स तो सूर्य की किरण या फिर सूर्य की किरण से ही जो टेम्परेचर उसका रहता है स्टूडेंट्स हवा का, वो कम हो जाता है, यानी कि वो हल्का हो जाता है और ऊपर उड़ने लगता है, इतना हल्का हो जाता है जो। ठीक है, तो फिर वो हल्का जब हो जाता है तो उसमें वायु दाब बहुत कम रहता है, वायुमंडलीय दाब उसका कम रहता है। ठीक है, तो ये समझ गए स्टूडेंट्स। फिर पवन तो आप जानते ही होंगे। आर्द्रता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आर्द्रता जो होता है स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी, वो जल के कण जिसमें मिला होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हवा में जल का कण मिला जाता है तो आर्द्रता वाला हवा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वर्षण भी स्टूडेंट्स जो वर्षा कराती है, ठीक है, एक ही होते हैं। ये सारा जलवायु के तत्व एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती हैं। कभी कभी होता है स्टूडेंट्स कि एक दिन में गर्म लगती है, कभी सुबह को, फिर बाद में थोड़ा ठंडा लगने लगता है, फिर धूप आता है तो गर्मी लगने लगता है, फिर वर्षा भी हो जाती है स्टूडेंट्स। तरह तरह के आपको देखने को मिलता होगा मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। कभी कभी होता है स्टूडेंट्स कि एक समान ही बना रहता है 1 महीना 1 सप्ताह तक। जैसे कि कभी गर्मियों के दिनों में गर्मी है तो गर्मी है, 1 सप्ताह या 1 महीना तक गर्मी ही है, ना ही वर्षा ना ही ठंडा। तो इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ, आर्द्र शुष्क हो सकते हैं। महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। जो है स्टूडेंट्स महीना, उसकी अवस्था को हम लोग किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु वाला महीना हो गया। ठीक है, फिर शीत ऋतु वाला महीना हो गया। तो इस तरह से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। आगे है स्टूडेंट्स, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे।
ये आपका इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स कि क्या क्या पढ़ेंगे। सो ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ काम का बाद लिखा हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपको लगाना है अरबी शब्द के मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम है। ठीक है, और ये आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। जो एशिया के जलवायु स्टूडेंट्स है वो कहाँ कहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है? तो दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में नीचे तरफ और पूर्वी इस तरफ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दक्षिण और पूर्व में पाई जाती है मानसूनी प्रकार की जलवायु। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। देखिए लगभग एक रूपता होते हुए भी जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता, ये होता ही स्टूडेंट्स। जैसे कि कहीं बर्फीला जगह तो वहाँ ठंडा तो होगा ही, और कहीं अगर बर्फीला जगह नहीं है तो वहाँ की धूप से गर्मी होगा। ठीक है, आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। हम देखेंगे स्टूडेंट्स की किस प्रकार की भिन्नता है। ठीक है, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तथा पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? जब राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ऐसा क्यों डिफरेंस इतना होता है? सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है स्टूडेंट्स, माइनस में चला जाता है, वो भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड में, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, इसी को जानेंगे इसमें। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। अब वर्षण क्या है? वर्षण की ओर ध्यान देना, वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। जो वर्षण होता है इसकी मात्रा और ऋतु ही नहीं, इसका जो भिन्नता है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है। तो हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के जो हिमालय स्टूडेंट्स वहाँ वर्षण किस प्रकार से होता है? हिम के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में, और शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेमी से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेमी से भी कम होती है। जो वर्षा है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मेघालय में। कितना सेमी? 400 सेमी। और राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ 10 सेमी से भी कम होती है स्टूडेंट्स। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। जो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स कि तमिलनाडु पर अधिकतर वर्षा किस महीने में होती है? तो अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। ठीक है, सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। तटीय क्षेत्रों का जो तापमान है स्टूडेंट्स वो कम रहता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जो है स्टूडेंट्स उत्तरी मैदान कहाँ है? इस तरह से भारत का नक्शा है कुछ, तो ये उत्तरी मैदान हो गया। ठीक है, एक उत्तरी मैदान हो गया, ये पूर्वी मैदान हो गया। तो उत्तर से यहाँ लिखा हुआ है पूर्व से पश्चिम। अच्छा, पूर्व से पश्चिम की ओर घट जाती है। इधर से जो आती है वर्षा धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, क्यों होती जाती है ये भी अभी हम लोग जानेंगे, दिया होगा तो। ठीक है, तो घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं। जैसे कि कहीं वर्षा हो रही तो वहाँ तरह तरह की फसल उग रहे हैं, और जहाँ वर्षा नहीं हो रही वहाँ नहीं हो रही। तो इस तरह से भिन्नताएं लाती हैं स्टूडेंट्स। बहुत तरह से फसलें जो हैं सो बिना बारिश की होती, तो यहाँ कुछ बिना बारिश वाली होंगी, वहाँ बारिश वाली होंगी। कितना ज़्यादा भिन्नताएं मिल रही हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है, इनके घरों के प्रकार में भी दिखती है स्टूडेंट्स। जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ इस प्रकार का घर बना जाएगा जिससे जल उसके अंदर ना आए, यानी कि उतना मतलब कि जो पानी है स्टूडेंट्स जो वर्षा का उससे उसको रोक सके। ठीक है, उसका सदुपयोग कर सके, इसलिए इस तरह से बनाया होगा। और जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ धूप को रोक सके, इस तरह से बनाती होगी। ठीक है, जलवायु नियंत्रण के बारे में पढ़ना स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लाइमेटिक कंट्रोलिंग।
किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं, यानी कि किन किन कारणों से जलवायु जो हमारा है सो कंट्रोल होता है, किस पर निर्भर होता है। ठीक है, अक्षांश मेन स्टूडेंट तुंगता यानी ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अक्षांश, इसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। जो सौर ऊर्जा से धूप है, जो हम लोग का सूर्य किरण आता है, सूर्य विकिरण आता है, सूर्यातप आता है, वो अलग अलग है। किसके अनुसार? अक्षांशों के अनुसार। जैसे कि हम लोग का पृथ्वी है तो यहाँ अक्षांशों में बांटा गया है स्टूडेंट्स, बहुत सारे अक्षांशों में। तो यहाँ सूर्य है तो क्या आपको लगता है कि सारे अक्षांशों में एक समान धूप प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। यहाँ जो है सीधा में वहाँ ज़्यादा प्राप्त होगा, टेढ़ा जो यानी कि त्रिकोण है स्टूडेंट्स वहाँ बहुत कम प्राप्त होगा। तो इसी को बताया जा रहा है कि अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है, जिसके कारण से हमारा पृथ्वी का अलग अलग वर्षन या फिर विविधता पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत से ध्रुव की ओर सामान्यतः घटता जाता है। ध्रुव क्या है स्टूडेंट्स और विषुवत क्या है? तो ये जो आपका बीच वाला भाग है ये विषुवत है, और जो इधर वाला है स्टूडेंट्स लास्ट वाला, इधर भी लास्ट वाला, ये आपका ध्रुवीय प्रदेश है। ठीक है, जब घटता जाता है तापमान, अभी बताया था स्टूडेंट्स कि त्रिकोणा होने के कारण घट जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। जब हम लोग स्टूडेंट्स पृथ्वी यानी कि धरती जो मिट्टी है स्टूडेंट्स सतह है, धरातल है, उससे ऊपर जाते हैं हम लोग तो धीरे धीरे वायु का जो सघनता है कम होता जाता है। उतना ज़्यादा हवा नहीं ऊपर में, ठीक है, जितना हम लोग का नीचे में प्राप्त होता है। बहुत कम हवा होती है ऊपर जाते, और तापमान भी बहुत कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि वहाँ कुछ गर्म होने के लिए चीज़ें नहीं ना है। यहाँ पर जैसे कि धरातल है तो धरातल में धूप लगेगी, धरातल पूरा गर्म हो जाएगा और इससे विकिरण होगा, मतलब कि जो है स्टूडेंट्स वो गर्म होके उष्मा छोड़ेगी, जिसके कारण से यहाँ पूरा गर्म बना रहेगा। और ऊपर में कुछ हवा वगैरह वैसा है नहीं जिसको वो गर्म कर सके, तो वहाँ जितना दूर दूर जाएंगे स्टूडेंट्स उतना कम ही होता जाएगा। ठीक है, तापमान। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। जो पहाड़ियाँ होती हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ऊंचा में होती है, फिर भी वो ठंडी होती है, इसी कारण होती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र, वायु दाब हम आपको बताए थे स्टूडेंट्स कि जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ का वायु दाब अधिक होगा और जहाँ गर्म प्रदेश है वहाँ का वायु दाब कम होगा। ठीक है, ये पवन तंत्र है स्टूडेंट्स जहाँ हवा ज़्यादा चलती है कहीं कम चलती है, तो उसी के कारण, किसके कारण चलती है? जैसे कि कहीं ठंडी हवा है तो ठंडी हवा में ज़्यादा वजन होगा, ठीक है, ज़्यादा पावर होगा, और गर्म हवा जो होती है उसमें अंदर कम पावर होगा और वो हल्का होगी। तो ठंडा हवा जब गर्म हवा जब ऊपर उड़ने लगेगी स्टूडेंट्स, ऊपर उड़ने लगेगी तो जो ठंडा हवा इसको धकेलने आएगी और धकेलने आएगी तो हवा चलने लगेगी। तो इसी वजह से हवा चलती है, पवन तंत्र इसी को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उस स्थान की अक्षांशता ऊंचाई पर निर्भर करती है, उस अक्षांशता ऊंचाई पर भी निर्भर करती है कि कितनी ऊंचाई पर है जहां पर ये क्रिया हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर सरकारी प्रभाव पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जो समुद्र का है स्टूडेंट्स वो समकारी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है कि समुद्र जब किनारा में होता है स्टूडेंट्स वहाँ की जो हवा चलती है वो आर्द्रता पूर्ण होती है और पहाड़ी से जब टकराती है ना तो वर्षा कराती है। ठीक है, क्यों कराती है? जब हवा आती है तो इस जल को लेते हुए जाती है, समुद्र वाले जल को, इसी कारण। इस प्रकार यह तापमान की वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्री जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। जिससे समुद्र से दूरी कम होती जाती है यह प्रभाव जो है सो बहुत कम होता जाता है। एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी से में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तटीय की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अभी जैसा कि हम बताएं स्टूडेंट्स, समुद्र की ओर से चलने वाली हवाएं जो होती हैं वो तटीय प्रदेश यानी धरातल को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? तो हवा जब चलती है स्टूडेंट्स तो धरातल पर जो हवा आती है वो ठंडी हवा आती है। क्यों आती है? वहाँ जल का जो तापमान है वो हवा में मिश्रित हो जाता है, यानी कि जो
टेम्परेचर स्टूडेंट्स, अगर गर्म हवा आ रही है तो समुद्र के पानी यानी जल से वह ठंडी हो जाएगी, और ठंडी जब हो जाएगी तो ठंडी हवा ही तो चलेगी ना। और अगर धरातल में तो जानते ही होंगे कि धूप के कारण पूरा गर्म रहता है, गर्म में भी हवा ठंडी चलती है समुद्र किनारे में, ठीक है। और वहाँ का जलवायु प्रदेश निर्धारित करती है इस पर, ठीक है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म एवं या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा, वो तट भी गर्म एवं ठंडा हो जाएगा से जो धरातल होगा, ठीक है। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। जो बताए थे फ्रेंड्स, पर्वत जो पहाड़ी होता है ऊपर में ठंडा होता है, क्यों होता है उसके कारण भी बताए थे फ्रेंड्स, ठीक है। ऊपर में वायु नहीं उतना, उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं। यहाँ बताया जाए स्टूडेंट्स की जो समुद्र से चलती हवा जो आती है उसके आसपास में कोई अगर पहाड़ है, पर्वत है, बहुत लंबा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, ऐसा हो जो उस हवा को रोक सके, ठीक है। तो जब रोकती है स्टूडेंट्स तो वहाँ वर्षा होता है, ठीक है। इसी को यहाँ समझाया गया। तो उस क्षेत्र में वर्षा के कारण भी बन सकते हैं, जो पहाड़ है वो वर्षा का कारण भी बन सकता है। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं, ठीक है। जो पर्वत के पवन विमुख ढाल है वो सूखा रहता है, मतलब कि जो पहाड़ का विपरीत दिशा है वो सूखा रहता है, लेकिन जो समुद्र के तरफ का रहता है वहाँ भीग जाता है, कैसे? वर्षा के कारण। अब स्टूडेंट्स देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन कारणों से जलवायु प्रभावित होती है भारत की। अक्षांश, ठीक है। कर्कवृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा स्टूडेंट्स वो हम लोग ये जानते ही होंगे कि किन किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। हमारे जो देश स्टूडेंट्स वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु उपस्थित हैं। क्यों जलवायु उपस्थित है? क्योंकि कर्क रेखा बीच में ही काट देती है, ठीक है, विभाजित करती है। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। जो तटीय क्षेत्र स्टूडेंट्स वो भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं कारण से हमारा जो हिमालय से दूसरे देशों से जो चीन वगैरह से आता है ना हवा, ठंडी हवा और पानी बरसाने वाला यानी कि वर्षा कराने वाला, तो उनको रोकती है। पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। जो है स्टूडेंट्स मध्य एशिया जो है उसकी तुलना में बहुत कम ठंड पड़ती है। कहाँ? हिमालय के उस दिशा में, ठीक है, जिस तरफ आती है। वायुदाब एवं पवन, जैसा कि हम बताते थे तो वायुदाब क्या है और पवन क्या है, ठीक है। पवन वही बताते हैं स्टूडेंट्स की वायुदाब जो है सो अधिक वायुदाब मतलब कि ठंडी वायुदाब से गर्म वायुदाब की ओर हवा चलती है, तो उसके बारे में बताया था स्टूडेंट्स। वायुदाब भी इससे क्लियर हो जाता है और पवन भी क्लियर हो जाता है। भारत में जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, जो वायुदाब है और धरातलीय पवनें हैं उनसे ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात स्टूडेंट्स गर्मी के दिनों में आती है, ठीक है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो होता है स्टूडेंट्स वो समुद्रों की तरफ से आती, महासागरों की तरफ से, ठीक है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित हैं। जो भारत है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड्स, बहुत सारे पवने हैं स्टूडेंट्स। ये आप जितना आगे पढ़ेंगे वो इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। हम मध्यम तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कौन दक्षिण की ओर बढ़ती हैं? पवने। कौन सी पवने? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होने वाली पवनें कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। जो कोरियालिस बल है स्टूडेंट्स, कोरियालिस फोर्स है, इसको आपको समझाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का पृथ्वी है ना, तो ठंडा जब ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स
जहाँ की तापमान कम होता है यानी कि ठंडा ज़्यादा होता है, तो वहाँ से जो हवा है से चलना चाहिए ना, किधर चलना चाहिए, गर्म हवा की तरफ, क्योंकि वहाँ हल्का होता है। तो चलती है स्टूडेंट्स, ठीक है, बट होता क्या है, चलने के दौरान स्टूडेंट्स कुछ टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा हो जाने के कारण स्टूडेंट्स क्यों होता है, तो कोरियालिस बल एक कोई बल कार्य करता है पृथ्वी पर, जो पृथ्वी को घुमाता है, उसी को कोरियोलिस बल कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना ही अभी समझना है, फिर बाद में आप इसके बारे में एक चैप्टर ही पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है स्टूडेंट्स। दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है, ये वह बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, ठीक है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हिमालय होता है उसके क्षेत्र ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। होता क्या स्टूडेंट्स कि हम लोग का जो भारत है ना, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है एक्चुअल में, ठीक है। किधर होता है, तटीय प्रदेशों में नीचे तरफ होता है, दक्षिण तरफ होता है। तो वहाँ से जो हवा उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स, तो हर जगह उतना ही होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता है। ठंडा वायु भी चलता है, क्यों चलता है, तो समुद्र के कारण। समुद्र से जो आती हवा स्टूडेंट्स तीनों तरफ से, जैसा कि आपको पता होगा, महासागरों से घिरा हुआ है, तो उसी कारण से, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी कारण से इसमें होता है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब के क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। यही बात को यहाँ समझाया गया स्टूडेंट्स, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो स्टूडेंट्स वो पवन है, एक प्रकार का पवन है, दक्षिण और पश्चिम की दिशा से आती है। उसका क्या काम है स्टूडेंट्स, महासागरों की तरफ से आती है, तो इसके कारण हवा चलती है और वर्षा कराती है। ये पवनें उष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं और नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं, ठीक है। ये वर्षा कराने वाली होती हैं स्टूडेंट्स, जो महासागरों की तरफ से आती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेठ धारा है। जेठ धारा स्टूडेंट्स से ऊपर में जो बहती है, कहाँ बहती है, तो जेठ धारा लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री इस तरह से होता है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 डिग्री यहाँ डिग्री होता है, ठीक है। तो 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। एक पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है। एक पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, जो हिमालय के आसपास है स्टूडेंट्स, वहीं पर चलता है ये जेठ धारा। जेठ धारा होता है क्या है कि वही हवा होता है स्टूडेंट्स, जो थोड़ा गति से चलता है, ठीक है। गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। इसका भी बदलता रहता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब टेम्परेचर बदल सकता है तो ये काहे नहीं बदलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया स्टूडेंट धरातलीय पवन उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। अब देखते हैं भारतीय मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ क्या था स्टूडेंट्स की ऐतिहासिक काल में, ठीक है, हिस्ट्रिकल पीरियड में भारत आने वाले नाविकों, जो नाविक होते थे स्टूडेंट्स, वो मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था और पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ। जो उलट जाती है मानसून के जाते ही
उलट जाती है स्टूडेंट्स। जैसे पवन यहाँ इधर चल रही थी तो अचानक इधर चलने लगती है, तो उसी कारण से उसको लाभ हुआ। तो इसके बारे में अध्ययन किए थे, ठीक है। और कारण लाभ हुआ चूँकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। उन्होंने जो नाविक है स्टूडेंट्स अरब सागर तरफ आने वाले, वही इनका नाम क्या दिए, इसका नाम दिए मानसून, ठीक है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लगभग 20 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। मानसून को समझने के लिए निम्नलिखित चीज़ें दी हैं। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो मानसून स्टूडेंट्स स्थल तथा जल के गर्म होने के कारण ही तो वायु ठंडी होगी, और ठंडी होगी तभी तो वो ऊपर उड़ने लगेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसी कारण से होता है निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बना था। समुद्रों के किनारे तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, वहाँ तो जल है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। ये अंतःसरण क्षेत्र की स्थिति जो है स्टूडेंट्स, वो गंगा के मैदान की तरफ खिसक जाते हैं, यानी ITCZ इसे कहते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से है, क्या है तो देखते हैं। यह विषुवतीय गर्त है। गर्त है स्टूडेंट्स एक विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवतीय वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार का गर्त है स्टूडेंट्स, ठीक है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। जो हिंद महासागर स्टूडेंट्स मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ का वायु ठंडा हो जाता है, इसीलिए इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो निश्चित रूप से करेगी स्टूडेंट्स। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। जो गर्मियों के दिनों में स्टूडेंट्स तिब्बत का पठार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स वायु, तो वहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, और जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा हल्की वायु हो जाएगी, तो वहाँ पर जो ठंडी वायु है और उच्च वायु दाब वाली वो तो उसको और धकेलने जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है स्टूडेंट्स। जेट धाराओं का प्रभाव होने लगता है, क्यों, जब स्पीड इसका बढ़ जाता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि प्रशांत महासागर है स्टूडेंट्स, तो वहाँ का जो उष्णकटिबंधीय वो पूर्वी भाग है ना, वहाँ उच्च दाब होता है। तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उसी समय हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। क्यों होता है, जैसे कि कहीं होता है उच्च दाब तो कहीं निम्न दाब, तो ऐसा तो हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि धूप जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, दिखाते हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट्स यहाँ सूर्य है, तो जो है यहाँ निम्न दाब है, क्यों है, यहाँ सूर्य की किरण ज़्यादा पड़ता है, यहाँ कम पड़ता है, तो यहाँ कम वायु दाब है। मतलब कि यहाँ ठंडी वायु दाब है, ठीक, ठंडी जल राशि है, वायु राशि है, और यहाँ गर्म वायु राशि है, इसी कारण से निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती था। पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इन नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिण दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 दक्षिण से 130 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण से 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। होता क्या स्टूडेंट्स कि कभी इधर ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इधर कभी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो कभी इधर गर्म हो जाता है, कभी इधर ठंडा हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। पृथ्वी घूर्णनशील है और यहाँ परिवर्तन होते ही रहता है, ठीक है। इसी कारण कि दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है
दाब का जो अंतर है ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोनों से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। जैसे कि स्टूडेंट्स जो अनुमान लगाते हैं हमारे वैज्ञानिक लोग, जलवायु वेत्ता लोग, वो मौसम विज्ञानी लोग, तो जितना होना चाहिए स्टूडेंट्स उतना अगर नहीं होता है, उससे कम होता है, औसत से भी कम होता है, तो विलंब से मानसून आता है, जिसके कारण विलंब से यानी कि देर से वर्षा होती है। तो यही कारण है। ठीक है, यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। कौन समुद्री जलधारा है? एल नीनो। एल नीनो जो एल नीनो और ला नीनो ये दोनों जो है समुद्री जलधारा है। ठीक है, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में एक पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से, इसलिए इस परिघटना को एंसो या एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो और लाइनो स्टूडेंट्स दो ठो है। यहाँ एल नीनो के बारे में सिंपली दिया हुआ है। तो ये आपका जो है 25 दिसंबर के आसपास में चलती है। 5 सालों में तो कभी मतलब कि बहुत सारा डिफरेंस रहता है, प्रत्येक साल कभी आती कभी नहीं भी आती है। ठीक है, तो ये जलराशि का है स्टूडेंट्स। जो जल होता है वो गर्म जल और ठंडा जल होता है। ठीक है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी और गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। इसको आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तो क्राइस्ट मतलब कि ईसा मसीह का बच्चा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों की शिथिल कर देती है। तो इसी कारण से मानसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है। जो व्यापारिक पवन होती है उसमें नियमित चलती है, मानसूनी पवनें जो है नियमित नहीं है। क्यों नियमित नहीं है? क्योंकि ये जो है सो समुद्र के कारण से ही तो आती है, समुद्र तरफ से आती है, तो आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, लेकिन आती है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। जो वायुमंडलीय अवस्था होती है स्टूडेंट्स, कहीं गर्म कभी ठंडा, तो उससे प्रभावित होती है ये। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक। जो मानसून का आरंभ होता है स्टूडेंट्स जून से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि होती है। ठीक है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? जब मानसून आती तब हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। यह मानसून प्रस्फोट फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व कभी कभी होता है स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगती है। ठीक है, गर्मी का दिन रहता है और मतलब कि गर्म रहता है दिन भर और अचानक इतना वर्षा होती है कि कहने का काम नहीं, तो उसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। तथा इस मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है सामान्यतः जून की प्रथम सप्ताह। जून का जो प्रथम वीक होता है, फर्स्ट वीक होता है, उसमें मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। उसी समय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से मानसून भारत में प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है स्टूडेंट्स, जून में आती है और ये 2 भागों में बढ़ जाती है। अरब सागर शाखा लगभग इस 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में, जो मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है जून के अंतिम सप्ताह में 29 जून तक होती है। ठीक है, कहाँ तक होती है? बंगाल से आती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। ठीक है, जुलाई आते आते से पूरा अंदर आ जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। सितंबर से धीरे धीरे जाने लगती है स्टूडेंट्स। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है, धीरे धीरे करके पीछे हट जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। जो प्रायद्वीपीय दक्षिणी आधे भाग होती है स्टूडेंट्स उसमें बहुत तीव्र गति से पीछे जाती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक जो होता है उसके बाद आपका वर्षा होना मुश्किल है। ठीक है, मानसून के कारण, क्योंकि वह चली जाती है पूर्ण रूपेण।
द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। द्वीप जो होता है स्टूडेंट्स, द्वीप किसे कहते हैं, जो होता है ना स्टूडेंट्स, समुद्र के बीच बीच में कोई होता है द्वीप वगैरह, आइसलैंड वगैरह, तो उसी में होता है सबसे पहले। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ सबसे पहले आती है मानसून। क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। वहाँ तो बहुत पहले हो जाती है स्टूडेंट्स, अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक वर्षा हो जाती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर होती है क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर आई होती है, इसीलिए इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। शीत ऋतु में होता है ना स्टूडेंट्स, दिसंबर के समय हम लोग तो ठंडी ऋतु आ जाती है, ठंडा रहता है पूरा। ऋतुओं के बारे में पढ़ना है। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम का अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती। तटीय क्षेत्रों में तो ज़्यादा भिन्नता नहीं होती है स्टूडेंट्स, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएँ होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? बहुत सारे करते हैं। जितना ऋतु है सारे का अध्ययन करते हैं, मतलब कि अनुभव करते हैं। ठीक है, भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। यह शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है स्टूडेंट्स, फिर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी लगता है। कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। शीत ऋतु स्टूडेंट्स, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। जो शीत ऋतु स्टूडेंट्स, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से शुरू होती है और फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग है स्टूडेंट्स, ठीक है, वहाँ दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। तो उत्तर में तुषारपात सामान्य है। तुषारपात यानी कि स्टूडेंट्स जो ओलावृष्टि या फिर कह सकते हैं पाला वगैरह होता है, तो वो होता है। ठीक है, हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। जो हिमालय है स्टूडेंट्स, वहाँ तो हिमपात होगा क्योंकि वो हिमालय क्षेत्र है, वहाँ बर्फ पड़ेगा ही। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जो समुद्र होता है वो गर्म हो रहता है और स्थल उस समय ठंडा रहता है, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र के स्तर से स्तर की ओर बहती है। उस समय भी स्टूडेंट्स जो तमिलनाडु है वहाँ समुद्र से स्थल की ओर बहती है, जिसके कारण वहाँ वर्षा होती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। देश जो उत्तरी भाग है स्टूडेंट्स, वो कमज़ोर उच्च दाब का बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। जो होता है स्टूडेंट्स, कहीं कहीं निम्न दाब का क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है, जिसमें उत्तरी भाग में स्टूडेंट्स उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्यों बन जाता है? ठंडी ऋतु के कारण, शीत ऋतु के कारण। ठीक है, उत्तर पश्चिम से गंगा में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्प्रभाव विशेष लक्षण है। यह कम दबाव वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। जो अंतर्प्रवाह चक्रवाती स्थिति जो बनती है ना, भूमध्य सागर की तरफ बनती है। अब नक्शे में देख लीजिए कि भूमध्य सागर किधर है। ठीक है, इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा उत्पन्न होती है तथा पश्चिम पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है और भारत में भी प्रवेश करती है स्टूडेंट्स। इसके कारण शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में कभी कभी वर्षा नहीं होती है स्टूडेंट्स, ठंडे के दिनों में, तो इसी कारण होती है। पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। पर्वतों में स्टूडेंट्स हिमपात होने लगता है, यानी कि बर्फबारी होने लगता है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, जो शीतकाल में वर्षा होता है स्टूडेंट्स उसे महावट कहा जाता है कि कुल मात्रा कम होती है, इसकी जो है मात्रा होती है कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है महावट जो होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, पता भी नहीं चलती बढ़िया से, क्योंकि वहाँ समुद्र का किनारा जो होता है स्टूडेंट्स, समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ठंडे के दिनों में भी ठंड नहीं लगती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिन सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई
मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। यानी कि स्टूडेंट्स हर बार रिकॉर्ड किया जाता है कितना हाईएस्ट गया कितना कम गया, तो उससे पता लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मार्च में होता है स्टूडेंट्स दक्कन पठार का तापमान उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश में गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। देश के जो उत्तरी भाग है स्टूडेंट्स ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। जो गर्मी का दिन होता है स्टूडेंट्स वहाँ तापमान में बढ़ोतरी होगी होती है। वायुदाब में कमी आती है, वायुदाब में कमी आएगी स्टूडेंट्स। क्यों नहीं आएगी? जब गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं तो गर्मियाँ होगी तो हवा हल्का होगा तो वो कमी आएगी उसके दाब में। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर जो थार का रेगिस्तान है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, जिसके कारण वहाँ बहुत ज़्यादा निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होता है। कम दाब का लंबा क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जो गर्मी के दिन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हवा चलती है, उसी में से एक लू है स्टूडेंट्स जो कहाँ चलती है? ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। ये स्टूडेंट्स राजस्थान तरफ धर्मस्थल तरफ होता है, रेगिस्तानी प्रदेशों में। ठीक है, इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। सीधे जो चलती है ना तो आदमी को नुकसान भी पहुंचा देती है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं। कभी कभी आंधियाँ आती है स्टूडेंट्स जो आती है ना वो ठंडी हवा होती है जो बहुत ही आराम पहुंचाती है गर्मियों के दिनों में। तो अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। कभी कभी गर्मियों के दिनों में भी वर्षा होती है, इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है। ठीक है, इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है स्टूडेंट्स जहाँ हिमालय है, ठीक है, पर्वतीय इलाकों में होता है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। जो गर्मी के दिनों में स्टूडेंट्स वैशाख के महीने में जो वर्षा होती है और पश्चिम बंगाल में होती है तो इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में जो है स्टूडेंट्स वो कर्नाटक में और केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन, जो वर्षा ऋतु है और मानसून का आगमन है दोनों में क्या डिफरेंस है? जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। जून के जो शुरू होते ही उत्तरी मैदानों में निम्न दाब का क्षेत्र यानी कि गर्मी के दिन आते हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक ये गर्म जो ज़्यादा भारी हवा होता है स्टूडेंट्स उच्च दाब वाला उसको आकर्षित करता है कि देखो जी मैं जा रहा हूँ आप आ जाइए। ठीक है, तो आता है स्टूडेंट्स। पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। जो पवनें स्टूडेंट्स दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंचती है। जो है स्टूडेंट्स ये हवा चलती है ना पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से, तो ये जहाँ भी जाती है वहाँ गर्मी ले आती है। ठीक है, और नमी होता है, आर्द्रता तो होता है इसमें, तो वो भी लाती है, नमी भी लाती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से चलती है जो 1 महीना लगा देती है आने में। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर प्रभाव यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है भारत में स्टूडेंट्स वो यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट में पवनाभिमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेमी से अधिक होती है जो पश्चिमी घाट है। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाये क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित
मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। मासिनराम जो है स्टूडेंट्स, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। क्यों होती है स्टूडेंट्स? वो रेगिस्तानी प्रदेश, वहाँ बढ़िया से सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती, मतलब कि पहुँचती है स्टूडेंट्स बट वहाँ वर्षा नहीं होती। ठीक है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। जो है ना स्टूडेंट्स, मानसूनी कभी आगे तक जाती कभी पीछे तक, मतलब कि इसका जो है ना कभी आती कभी जाती है अपने मौसम में ही, ऐसा नहीं कि कभी भी आती है। ठीक है, तो आती और जाती है, कभी कम आती कभी ज़्यादा आती, तो इस तरह से कभी लेट से आती कभी जल्दी आ जाती है। तो ये सब हो सकता है इसके कारण। इसी के कारण वर्षा में कभी देर होता है फ्रेंड्स, कभी जल्दी होता है। ठीक है, जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। जब मानसून का जो गर्त होता है स्टूडेंट्स वो मैदानों के ऊपर होता है तो वर्षा बहुत अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। जब हिमालय तरफ चली जाती है ना तो बहुत देर के बाद वर्षा होती है, नहीं तो सूखा रह जाता है। तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। हिमालय की जो पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र है वहाँ वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। जब आएंगे स्टूडेंट्स पर्वतीय भागों में बहुत ज़्यादा वर्षा होगा तो वहाँ से जो नदियाँ प्रवाहित होने लगेंगी बाढ़ नहीं ला देंगी, मैदानों की तरफ ला देंगी। ठीक है, जाने को माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। ठीक है, तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं अनिश्चितता, मानसून का कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। ये भी सही स्टूडेंट्स, एक भाग में अगर बाढ़ आएगा तो एक भाग में सूखा पड़ेगा, क्योंकि एक ही तरफ न जाएगी मानसून, और दो तरफ है तो दो भागों में जाती है। तो जहाँ जाएगी वहाँ वर्षा खूब कराएगी और जहाँ नहीं जाएगी वहाँ सूखा पड़ जाएगा। तो यही कारण है स्टूडेंट्स। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसीलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देती है। इस तरह होता है स्टूडेंट्स, जब कहीं सूखा पड़ जाएगा तो कि खेती किससे करेगा, किसान नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण से मानसून की वापसी, जो मानसून है वो वापस भी जाता है। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तो धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवने उत्तर से मैदान से हट जाती है, उत्तरी मैदान से हट जाती है। ठीक है, धीरे धीरे करके चली जाती है। कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान बढ़ जाता है जब मानसून वापस चला जाता है। तब दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहन हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस कहा जाता है। जितना ज़्यादा गर्मी आता है जो अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। अक्टूबर के जो उत्तरार्ध है उसके बाद से तापमान तेजी से गिरने लगता है और ठंडा का दिन आता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के पर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। जो है स्टूडेंट्स अंडमान सागर इस स्टूडेंट्स अंडमान और निकोबार के आसपास के सागर जो है स्टूडेंट्स, तो वहाँ जो है गर्मी के कारण वहाँ भी चक्रवात आता है, निम्न दाब से संबंधित होता है। वहाँ भी बंगाल की खाड़ी भी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो होता है ऐसा। चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। चक्रवात जो आता है स्टूडेंट्स वो बहुत विनाशकारी होता है। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़ी पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों अवदाबों से होती है। कोरोमंडल जो है स्टूडेंट्स वहाँ भी इसी तरह से होता है वर्षा चक्रवात के कारण। इस तरह से जैसे कि है ना, इस तरह से है स्टूडेंट्स भारत का, तो कोरोमंडल तरफ जो उड़ीसा वगैरह पश्चिम बंगाल है वहाँ भी पहुँच जाता है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान, विशेष सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। आप जैसे कि देख रहे होंगे 400 सेमी इधर हो रही है पूर्वी तरफ, ठीक है, उत्तर पूर्वी तरफ, और 60 सेमी हो रही है उधर राजस्थान तरफ। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा का मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में की मात्रा वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है, क्योंकि वहाँ का उस तरह का जलवायु है स्टूडेंट्स। इसीलिए मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटी के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। जहाँ अधिक निम्न होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे, ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया किसे कहते हैं? जहाँ वर्षा नहीं हो पाती है बढ़िया से, ठीक है, वो बहुत जगह पड़ती है और वहाँ नहीं होती, अधिक पाई जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आएंगी, बिल्कुल आएंगी, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। जहाँ ज़्यादा पानी पड़ेगा स्टूडेंट्स, वर्षा होगी, वहाँ बहुत बाढ़ आने का आशंका होगा, और जहाँ नहीं होगी वहाँ क्या होगा? सूखा का स्थिति बनेगा, ठीक है। मानसून एकता का परिचायक, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडे पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी के पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही सर्दी। ये बता रहे स्टूडेंट्स की हिमालय अत्यंत ठंडा है, ठीक है, तो और वो महाद्वीप पर रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। वहाँ हमेशा ठंडा रहता है स्टूडेंट्स हिमालय तरफ, और इधर जो मैदानी भाग है वहाँ गर्म रहता है। क्यों रहता है? तो इसी सब कारण से रहता है, ठीक है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करता है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य से इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून की आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, सारे का बढ़िया से क्लियर किया जाएगा। तो यही था फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी कवर हो गया। आगे आपका नोट्स वगैरह होगा, फिर वही क्वेश्चन आंसर होगा। थोड़ा उतना ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स, जल्दी ही कर देंगे, ठीक है। तो आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। बाद में आपको फिर प्रॉब्लम होगी तो तुरंत समाधान हो जाएगा स्टूडेंट्स। और हमारे चैनल में तो आपका पढ़ाया जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। आगे कक्षाओं को भी पढ़ाया जाएगा। 9th क्लास का आप भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, 10th का भी होगा, 11th का होगा, 12th का होगा, बीए का होगा, एमए का होगा, या फिर बीएससी एमए जो भी है स्टूडेंट्स। आपका भूगोल के लिए तो बीए और एमए होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका इस चैनल में सारा किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।